बच्चों, बेटे जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने जो चैप्टर में कल इस पर कंप्लीट किया था तो वो ग्रास सोन एरिया पढ़ा था। तो हम फिर से लैंड यूटिलाइजेशन को फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों को रिवाइज करना है लैंड यूटिलाइजेशन लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बेटे मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज नेट सोन एरिया। मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेट सोन एरिया क्या होता है। तो नेट सोन एरिया के बारे में मैंने बताया था कि द एरिया व्हिच इज एग्रीकल्चरल लैंड। नेट सोन एरिया इज द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, द लैंड व्हिच इज अंडर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी in which minimum one crop is grown in a one crop year is known as a net sown area. And I have told you that total entire land का लगभग 54% एरिया, ये एरिया बच्चों हम लोगों का अंडर नेट सोन एरिया के अंदर में आता है इन इंडिया, बिकॉज इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से इट इज मस्ट कंपल्सरी दैट मोस्ट ऑफ एरिया इज अंडर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बिकॉज इंडिया की लगभग 60% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो ये नेट सोन एरिया हो गया। फिर मैंने इसी में आप लोगों को बताया था बच्चों ग्रास सोन एरिया। मैंने बताया था कि ग्रास सोन एरिया क्या होता है। ग्रास सोन एरिया तो मैंने बताया था कि ग्रास सोन एरिया ही ये नेट सोन एरिया का ही एक हिस्सा होता है। नेट सोन एरिया का ही एक हिस्सा हमारा ग्रास सोन एरिया होता है। ये भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन द लैंड इन फेस द एरिया इन विच मिनिमम टू क्रॉप्स या मोर देन वन क्रॉप्स इज ग्रोन इन ए वन क्रॉप ईयर इज नोन एज ए ग्रास सोन एरिया। मतलब ग्रास सोन एरिया द एरिया इन विच मिनिमम टू क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए वन क्रॉप ईयर इज कंसिडर्ड एज ए ग्रास सोन एरिया। तो इंडिया में ग्रास सोन एरिया कॉन्टिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन हम लोगों का ये था कि इंडिया में ग्रास सोन एरिया इंक्रीज कर रहा है, क्यों इंक्रीज कर रहा है, व्हाट आर द रीजन दैट ग्रास सोन एरिया इन इंडिया इज इंक्रीजिंग या अदर कंट्रीज में भी लगभग इंक्रीज कर रहा है। तो व्हाट आर द रीजन ऑफ इट, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द रीजन दैट द ग्रास सोन एरिया इज इंक्रीजिंग। तो बच्चों ग्रास सोन एरिया के इंक्रीज होने का पहला मेन रीजन होता है एक्सपेंडिंग ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज। क्या होता है बच्चों, एक्सपेंडिंग ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज करना। बिकॉज अभी तक हम जानते हैं कि अगर हम केवल एक ही क्रॉप उगा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, समर सीजन पे हम कोई फसल नहीं उगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। वी कैन ग्रो ओनली वन क्रॉप इन दैट इज इन द रेनी सीजन या आफ्टर रेनी सीजन विंटर सीजन तक हम क्रॉप उगा सकते हैं। लेकिन हम समर सीजन में विदाउट इरिगेशन फैसिलिटीज के हम क्रॉप नहीं उगा सकते हैं। तो जब इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज करेंगी तो हम हमेशा उसमें क्रॉप उगा सकते हैं, हर सीजन में क्रॉप उगा सकते हैं। तो पहला रीजन है इरिगेशन फैसिलिटीज के इंक्रीज करने का रीजन। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज करेंगी तो जिस एरिया पे जिस लैंड पे हम केवल वन क्रॉप उगाते थे, मोर देन वन क्रॉप कैन बी ग्रोन। फिर दूसरा मेन रीजन हुआ करता है बच्चों मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम्स। एक क्रॉपिंग सिस्टम्स, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम्स या रोटेशन विदाउट फॉलोइंग एक क्रॉपिंग सिस्टम्स की मल्टीपल हम कई फसलें उगाएंगे, दैट इज ऑल्सो नोन। एंड तीसरा आता है यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ खेतों में एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग क्या करते हैं कि इस वजह से कई क्रॉप नहीं उगा पाते हैं क्योंकि उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। दैट्स द रीजन एक साथ कई क्रॉप्स उगाना मुश्किल हो जाता है। तो हम कई फसलें एक साथ कई फसलें उगा सकते हैं सो इन ए ईयर। अगर हमारा खेत फर्टाइल है तो फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए तो इन यूजिंग मेन्योर्स, उसके लिए हम मेन्योर्स यूज करते हैं, काउ डक्स वगैरह, एंड फर्टिलाइजर यूज करते हैं ताकि मतलब हम क्रॉप को प्रॉपरली
न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए इसका यूज होना साइंटिफिक अप्लाइंग ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर, मतलब साइंटिफिक मेथड से एग्रीकल्चर या मॉडर्निटी इन एग्रीकल्चर में आने का ये भी एक रीजन है ग्रासलैंड एरिया के इंक्रीज करने का। तो 2 नंबर में क्वेश्चन आया करता है कि व्हाट इज द रीजन या हाउ कैन वी इंक्रीज द ग्रासलैंड एरिया। कभी कैसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द ग्रासलैंड एरिया, एडवाइस के एंगल पे कि आप कैसे एडवाइस दे सकते हैं कि ग्रासलैंड एरिया को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। या क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि why is the grassland area is increasing, why is the grassland area increasing continuously। तो these are the reason। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई द रीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द agriculture product is also increasing, that's why the region farmers are growing more than one crop। तो ये कई रीजन्स हो सकते हैं कि पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज कर रही है, इस वजह से हमारे फार्मर्स को ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ज़्यादा मतलब अनाज उगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, एक साथ एक ही फील्ड में कई फसलें उगाते हैं। इसके बाद द हेरिडिटिकल रीजन है कि लगातार हमारे लैंड का डिवीजन हो रहा है, एक किसान के 2 बच्चे हैं। द लैंड विच इज अंडर वन फार्मर्स कुछ दिनों के बाद उनके 2 बच्चों के बीच में डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास लिमिटेड लैंड भी हो चुकी है, दैट्स व्हाई द रीजन वी रिक्वायर्ड, हमको ज़रूरत होती है कि हम उतने ही फसल खेत में कई फसल उगाएं। तो दीज आर द रीजन दैट द grassland area is increasing continuously। इसके बाद बच्चों ये दैट वाज द फर्स्ट यूज ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल लैंड, दैट इज लैंड का यूटिलाइजेशन में फर्स्ट यूज हम लोगों ने पढ़ा कि दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड के हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ा, एक नेट जोन एरिया पढ़ा और एक ग्रास जोन एरिया पढ़ा। नेट जोन एरिया, ग्रास जोन एरिया, दोनों में डिफरेंस जल्दी से नहीं पूछता क्योंकि दोनों एग्रीकल्चरल लैंड के ही पार्ट है, अंडर वन है। तो दैट्स वाई कभी अगर पूछा भी जा सकता है तो बहुत बेसिकली आपको याद रखना है कि ग्रास जोन एरिया जिसमें हम कई फसलें एक साथ मतलब कई फसलें एक ईयर में उगाते हैं, 2-3 फसलें उगाते हैं इन ईयर, मिनिमम 2 क्रॉप्स होनी चाहिए। और अगर केवल एक ही फसल हम उगाते हैं, बाकी टाइम पे हमारी वो जमीन खाली पड़ी है, तो वो भी ग्रास जोन नेट जोन एरिया के अंदर आती है। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं फॉरेस्ट लैंड। दूसरा जो यूज होता है लैंड का फॉरेस्ट लैंड आता है, फॉरेस्ट लैंड। ये भी इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट में सेकंड यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल, सेकंड यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड नहीं, फॉरेस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। ग्रास जोन एरिया, नेट जोन एरिया, बोथ आर द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। तो वहाँ हम एग्रीकल्चरल लैंड का यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में हम एग्रीकल्चरल लैंड यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज द एरिया ऑफ द लैंड विच इज कवर्ड बाय द डेंस फॉरेस्ट और फॉरेस्ट, that is known as a forest area। The land area which is covered by the forest is known as a forest land। अब इंडिया का लगभग देखा जाए बच्चों तो लगभग देखा जाए तो ऐसे इकोलॉजिकल बैलेंस कहता है कि मिनिमम 33% ऑफ द टोटल लैंड शुड बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस की वजह से मिनिमम 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया शुड बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। लेकिन ऐसा कुछ ही देशों में बचा है, बाकी कंट्रीज में हम देखते हैं बिकॉज ऑफ द मोस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड, चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पज से हो, चाहे वो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन से हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन से हो, चाहे माइनिंग पर्पज से हो, लॉट ऑफ पर्पज से कॉन्टिन्यूस या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए हो, लगातार रूप से फॉरेस्ट की कटिंग होती रही है। तो फॉरेस्ट लगभग कम हो गया, लेकिन इंडिया में तो फॉरेस्ट बहुत कम हो गया। पंजाब वगैरह में तो फॉरेस्ट का परसेंटेज हम कहते हैं 1-2%, 2-3-4% ही बचा होगा डेंस फॉरेस्ट का परसेंटेज। तो मतलब द मिनिमम लैंड अगर इकोलॉजिकल बैलेंस करना है तो कम से कम 22-23% लैंड शुड बी आल्सो कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। अदरवाइज बेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए 33%, लगभग 1/3 ऑफ द टोटल लैंड शुड बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट फॉर द बेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर द एटमॉस्फेयर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हमारे लैंड का कम से कम 33%, बेसिकली मिनिमम 22%, बट बेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए मिनिमम 33% ऑफ द टोटल लैंड शुड बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। तो दूसरा एक सेकंड यूज हमारा होता है फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट यूज। फॉरेस्ट एक दैट इज आल्सो द लैंड यूटिलाइजेशन दैट देयर शुड बी द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया शुड बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये सेकंड यूज ऑफ द फॉरेस्ट हो जाता है। अब
इसके लिए ये भी जरूरी है कि नॉट ओनली द फॉरेस्ट के लिए हम केवल फॉरेस्ट ही नहीं, हम इकोलॉजिकल बैलेंस में ये कह सकते हैं कि अलॉट ऑफ एनिमल्स की लाइफ भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है। फॉरेस्ट ही उनका नेचुरल होम्स होता है, चाहे वो लाइन हो, टाइगर्स हो, तो उन वैरायटीज को, उन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के लिए भी फॉरेस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये फॉरेस्ट लैंड हुआ। दिस इज द सेकंड, पहला एग्रीकल्चरल लैंड, जिसके दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट यूज ऑफ द लैंड हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल लैंड, जिसके दो यूजेस हमने पढ़े, नेट सोन एरिया, ग्रास सोन एरिया। फिर दूसरा हम लोगों ने फॉरेस्ट पढ़ा। तीसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, बहुत ढेर सारी इसमें जो हमारी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन, इसमें एक पहला पार्ट आता है। तीसरा यूज होता है लैंड दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, लैंड नॉट अवेलेबल। तीसरा यूज है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस। तो इसमें इसमें एक पार्ट आता है बॉरेल लैंड एंड वेस्ट लैंड। बॉरेल लैंड वो लैंड होती है विच इज आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ना तो उसमें फॉरेस्ट है और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से भी आउट है, क्योंकि वो उसकी फर्टिलिटी नहीं है। वो एक वेस्ट लैंड है, वो कमर्शियली पर्पज से उसे यूज, किसी भी पर्पज से उसे यूज नहीं किया जा रहा है। एट प्रेजेंट टाइम्स पर वो रॉकी है या वो असैंडी है, ठीक है, जहाँ पर बारिश कम होती है। जैसे राजस्थान का काफी पार्ट आपका जोधपुर या क्या कहते हैं इनका एरिया, जोधपुर का एरिया देखे जाए और जोधपुर के आगे देखा जाए तो जो सहारा वाला पोर्शन है वो ऐसे पड़ा हुआ है, बालू है वहां पर। तो ऐसे लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट लैंड कहते हैं, अगर जो किसी भी पर्पज में यूटिलाइज नहीं हो रही है और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए वो अनफिट है, किसी भी पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं है और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अनफिट है, दैट इज नोन एज ए वेस्ट लैंड, या उसे हम लोग मतलब वेस्ट लैंड या वारेल लैंड के नाम से उसे जानते हैं। फिर दूसरा आता है जो लैंड पुट नॉट एग्रीकल्चर यूजेस, बहुत ढेर सारी लैंड है जो हमारे बहुत यूजफुल है बट वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में नहीं यूज होती। जैसे रोड बनाया गया है वहाँ, रेलवे लाइन बनाई गई है वहाँ, या आपके मतलब एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज हुआ है वहाँ। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं की जाती है, तो उसको हम लोग लैंड दैट इज आउट ऑफ एग्रीकल्चर यूज, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड उसे हम कह सकते हैं। इसके बाद चौथा यूज होता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, या जो अनकल्टिवेटेड लैंड का अदर पार्ट है, जैसे पास्चर लैंड आता है। पास्चर लैंड वो लैंड होता है जिसमें हम अपने एनिमल्स को चराने के लिए उस लैंड को नेचुरली छोड़ देते हैं ताकि उसमें ग्रास वगैरह हो गया, उसमें कल्टीवेशन का काम नहीं किया जाता, दैट इज नोन एज ए पास्चर लैंड। और इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो लगभग 2% ही लैंड हमारे पास्चर लैंड के रूप में है टोटल लैंड का, बट अकॉर्डिंग टू सीइंग द एनिमल्स इट द परसेंटेज ऑफ द पास्चर लैंड शुड बी इंक्रीज, ठीक है। तो ये पास्चर लैंड होती है। फिर इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट पांचवा यूज होता है पास्चर लैंड के बाद आता है आप लोगों का लैंड अदर देन मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, या जो हम मतलब ऑर्चर्ड, ये फॉरेस्ट का पार्ट नहीं होता लेकिन जैसे कुछ प्लांट उगाना या बगीचा लगाना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड। फिर बच्चों इसके बाद इंपॉर्टेंट जो पोर्शन आता है पांचवा यूज फलो लैंड, फलो लैंड, ठीक है। आगे चौथा पांचवा यूज होता है फॉलो लैंड, फॉलो लैंड। ये कौन सी लैंड होती है बच्चों, ये फॉलो लैंड भी एग्रीकल्चर लैंड का ही एक हिस्सा है। बी वेरी मच केयरफुल दैट फॉलो लैंड भी एग्रीकल्चर लैंड का ही एक हिस्सा है, बट एट प्रेजेंट टाइम पे उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है। फॉलो लैंड वो लैंड होती है जो एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट होता है, लेकिन जो पहले गांव में, अब तो नहीं है, लेकिन पहले गांव में लोग क्या करते थे कि एक लैंड जो जमीन होता था उसमें कॉन्टिन्यूस वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करते थे और वो कुछ दिन के लिए उस लैंड को छोड़ देते थे। क्योंकि उसमें लगातार एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होने की वजह से उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो फार्मर नेचुरली उसे फर्टिलिटी गेन करने के लिए कुछ दिन तक आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर छोड़ देते थे, आउट ऑफ कर देते एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। तो वो लैंड जो कि एग्रीकल्चर लैंड का एक हिस्सा है बट प्रेजेंट टाइम पे उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा रही है, क्यों? क्योंकि फार्मर्स हैज लेफ्ट इट फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज टू रीगेन द फर्टिलिटी। उस लैंड को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, फॉलो लैंड, द लैंड व्हिच इज आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी टू रीगेन द फर्टिलिटी अगेन।
ठीक है। द लैंड विच इज अंडर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बट प्रेजेंट टाइम्स इट बिकम्स अनफर्टाइल टू द लैंड विच इज आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज फॉर सम सर्टेन टाइम के लिए, तो उस लैंड को हम लोग उसका पर्पस क्या है, टू रीगेन द फर्टिलिटी, ऐसी लैंड को हम लोग बेटा फॉलो लैंड कहते हैं। तो द लैंड विच इज आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज टू रीगेन द फर्टिलिटी अगेन, दैट इज नोन एज फॉलो लैंड। फॉलो लैंड अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड के हिसाब से दो पार्टों में डिवाइड की जा सकती है। फॉर द टाइम पीरियड के एंगल से, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड एंगल से फॉलो लैंड कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। तो ये फॉलो लैंड बेटा दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। पहला आता है करेंट फॉलो लैंड, करेंट फॉलो लैंड, और दूसरा आता है अदर देन करेंट फॉलो लैंड, अदर देन करेंट फॉलो लैंड, अदर देन करेंट फॉलो लैंड। तो करेंट फॉलो लैंड, अदर देन करेंट फॉलो लैंड, करेंट फॉलो लैंड वो लैंड होती है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आउट की जाए कुछ दिनों से लेकर के 1 ईयर तक, मैक्सिमम 1 ईयर तक। द लैंड विच इज आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी टू रीगेन द फर्टिलिटी फ्रॉम सम डेज टू मैक्सिमम 1 ईयर, दैट इज नोन एज ए करेंट फॉलो लैंड। तो द करेंट फॉलो लैंड इज द लैंड विच इज आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आउट की गई है फ्रॉम सम डेज से लेकर के मैक्सिमम 1 ईयर तक, उसका टाइम पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर होगा, उसे करंट फॉलो लैंड कहते हैं। एंड अदर देन करंट फॉलो लैंड वो लैंड होती है विच इज आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर, 1 ईयर से मैक्सिमम पूरा कम से कम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर, तो उसे हम अदर देन करंट फॉलो लैंड कहते हैं। अगर 5 ईयर से ज्यादा दिन तक बेटा हम उसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आउट रखते हैं तो फिर वो एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट नहीं होगी, फिर वो वेस्ट लैंड बन जाएगी या अदर पर्पज के लिए जो यूज किया जाता है वो उस टाइप की लैंड बन जाएगी। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। फॉलो लैंड कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स, एग्रीकल्चरल करंट फॉलो लैंड, अदर देन करंट फॉलो लैंड। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में रखते हैं, इसके बाद एक वीडियो और बनाते हैं, उसमें आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।